भूजल को पाने के लिए बनता है, ठीक है। पर कोई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कोई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। अब जो इसके राइटर है, लेखक है, कौन बताए थे मैंने? अनुपम मिश्र जी। अनुपम मिश्र जी हाँ, अनुपम मिश्र जी दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं कि कुएं में और कुई में। उन्होंने क्या डिफरेंस बताया, क्या अंतर बताया कि कुआं जो होता है वो पुल्लिंग होता है और कुई स्त्रीलिंग होती है। उन्होंने इनमें भी अंतर बता दिया कि कुआं पुल्लिंग है और कुई स्त्रीलिंग है। कुआं बड़ा होता है और कुई थोड़ी सी छोटी बना दी जाती। गहराई दोनों की बराबर होती है, क्योंकि बेटा गहराई तो इसलिए कि जहां तक पानी नहीं मिलेगा हमें तो गहरा तो जाना ही पड़ेगा। तो अलग अलग स्थानों पर इनकी गहराई कुछ कम ज्यादा भी होती है। वो कम ज्यादा किस आधार पे होती है? क्योंकि किसी पे पानी का लेवल ऊपर मिल जाता है और किसी में बहुत गहरा जाना पड़ जाता है, हमें बहुत ज्यादा खुदाई करनी पड़ती है, पानी नीचे जाके मिलता है, तो उसमें अंतर हो जाता है, किसी में मतलब कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। जैसा कि अनुपम मिश्र जी ने बताया, एक और वस्तु कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कोई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती है जैसे कुआं जुड़ता है। भूजल, भूजल मतलब जो जमीन में जल मिलता है, पानी मिलता है हमें। तो अनुपम मिश्र जी बता रहे हैं कि कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कोई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कोई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कि वर्षा ना हो तभी भी वर्षा के जल को समेट के वो रखती है अपने अंदर। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और ना ही भूजल है, वह तो नीति नीति कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उससे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक और पट्टी चलती। यह पट्टी जहां भी है पानी, क्या पट्टी है? पानी की सतह की पट्टी, ठीक है। तो यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबती रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। एक पट्टी लगा दी जाती है, वह किसकी? खड़िया मिट्टी की। तो वो पट्टी जो लगाई जाती है वो मिट्टी के कारण रेत के नीचे दब जाती है और ऊपर से देखने पर वो दिखाई नहीं देती। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में जो परिवर्तन होते हैं उनकी वजह से, यानी कि जो मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। खारा जैसे समुद्र का पानी होता है, नमकीन, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। तब तक इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव ही काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। देखो बेटा,
ये कुएं में और कुएं में अंतर बताया जा रहा है, क्योंकि जो कुएं में होता है वो वर्षा का पानी सिमटा हुआ होता है, और वर्षा का पानी आप कभी चेक करके देखना, कभी उसको चख के देखना, वो वैसे मीठा ही होता है। तो लेखक जो अनुपम मिश्र जी है वो हमें बता रहे हैं कि कुएं का पानी जो होता है वो 150-200 हाथ खुदाई करने पर निकल आता है पानी, तो लेकिन वो पीने में खारा होता है, यानी कि वो पीने के लायक नहीं होता है। यह पट्टी, यहाँ पर जो कुएं में जो पट्टी, खड़िया मिट्टी की पट्टी जो लगाई जा रही है उसके बारे में बात हो रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में बसा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। जो बेटा कुएं का खारा पानी होता है और कुएं का जो मीठा पानी होता है, तो वो एक पट्टी है जो हमने खड़िया मिट्टी से लगाई है। वो पट्टी हमें बताती है कि भाई ये जो पानी है वो कुएं का है, और उसको मतलब उससे दूर रखने के लिए उस खारे भूजल में, ये कुएं का जो खारा भूजल है उसमें मिलने से रोकती है, क्योंकि वो हमें पहले ही अंदाजा हो जाता है उस पट्टी की वजह से। यह पट्टी वर्षा के जल को खारे पानी से जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली मिट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। और ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली पट्टी के रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की एक सतह से दूसरी से चिपकते नहीं है। मिट्टी कभी चिपकती नहीं, जैसे हम ये भूखे रेत को जब बरसाते हैं जो, तो वो उड़ता है, और जो चिकनी मिट्टी होती है वो आपस में चिपकती है। मैंने आपको क्लास 10 में भी बताया था मिट्टी 3 तरह की होती है, भूगी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी, जो दोनों का मिश्रण होती है। तो ये जो रेतीली मिट्टी होती है वो चिपकती नहीं है। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के कारण, कहाँ बताया मैंने बेटा, दोमट या काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। आंगन में, अब आप सोचोगे हमारे आंगन में नहीं पड़ती, बेटा हमारा आंगन जो होता है पक्का होता है, और पहले पता है मिट्टी से लिपा जाता था, आंगन को मिट्टी से लिपा जाता था। चिकनी मिट्टी में गोबर मिलाकर तब उसकी पुताई की जाती थी।
तो जब बारिश होती थी ना, तो बारिश आके चली जाती और जैसे धूप निकलती तो वो धूप की वजह से वो दगारें पड़ जाती थी उसमें। तो जैसे बारिश का सीजन खत्म हो जाता तो उसकी दोबारा से पुताई की जाती थी। मैंने देखा है लोगों को पोतते हुए। वो चिकनी मिट्टी में गोबर मिला के पुताई करते थे। और खासकर जैसे कोई फेस्टिवल्स होते थे, त्योहार होते थे, उसमें खासकर विशेषकर, वैसे भी महीने 15 दिन में उसको पोतते रहते थे। उससे पता है क्या होता था? उसे ऐसा लगता था जैसे नया घर बनाया हो, नई पुताई हो जाती। दीवारों पर भी, कच्चे मकान भी मैंने देखे झोपड़ वाले, तो वो दीवारों पर भी पुताई करते थे और फर्श पर भी पुताई करते थे। तो ऐसा महसूस होता जैसे अभी हमने नया घर बनाया हो। और वो घर बहुत ज्यादा ठंडे होते थे। गर्मियों के दिन में बहुत ठंडे होते थे। इतनी गर्मी नहीं लगती थी वहां, क्योंकि जो ईंट पत्थरों के मकान होते हैं वो धूप में खुद गर्म हो जाते हैं। मिट्टी मिट्टी तो स्वयं में ही ठंडी होती है, इसलिए वो गर्म नहीं होते थे। तो अनुपम मिश्र जी बता गए हमें, मिट्टी के बारे में बता गए हैं कि जो दोमट मिट्टी मैंने बताई, जो मिक्स होती है रेतीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिक्सअप होता है। और काली मिट्टी तो है ही है। तो उन क्षेत्रों में जहां पर ये दोमट मिट्टी और काली मिट्टी मिलती है, ये यहाँ पर बताया भी है हमने, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और बिहार में, यहाँ पर ज्यादा है ये। तो धरती में, खेत में और आंगन में, जैसे बारिश होकर बंद हुई तो वहां पर धूप निकलने के बाद धूप की गर्मी की वजह से उसमें अपने आप में दरारें खुल जाती थी, क्योंकि उनमें काली मिट्टी का मिश्रण है, इस वजह से। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। और यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। समझ में आया अंतर बेटा? क्योंकि जो चिकनी मिट्टी बताई, दोमट मिट्टी बताई, क्योंकि दोमट मिट्टी में भी चिकनी मिट्टी का असर है, मतलब उसका भी मिश्रण है, उसमें मिला हुआ है। तो चिकनी मिट्टी में जो मिट्टी के कण है, रेत के कण, वो आपस में चिपके रहते हैं। लेकिन मरुभूमि में, मरुभूमि जो मरुस्थल की भूमि है उसको कहा है। मरुभूमि मतलब रेतीली भूमि जो होती है। तो जो रेतीली मिट्टी भूमि होती है उसमें रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। आराधना मिश्र, डोंट डू दिस प्लीज। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर अलगाव नहीं, इसलिए यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। लगाव जैसा कि मैंने चिकनी मिट्टी में बताया कि वो चिपके रहते हैं आपस में, तो वो चिपके रहते हैं, तो बारिश के बाद वो फट जाती है जमीन। तो यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर लगाव ही नहीं है तो अलगाव भी नहीं होगा, अर्थात जब वो चिपके ही नहीं है तो अलग भी नहीं होंगे। वैसे ये बहुत बहुत गहराई की बात कह गया है लेखक। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में
धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का घड़ा बना रहता है। इस हिस्से में बसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसके खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। आप समझ में आया? कुएं का पानी खारा और कुएं का पानी मीठा क्यों बताया? ये जो हमारे लेखक है अनुपम मिश्र जी, इन्होंने कुएं का पानी मीठा और कुएं का पानी खारा। क्योंकि बेटा कुएं का जो पानी है